दोस्तों अगर टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो जो हमारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप साइज्ड कंपनीज हैं उनको आगे चलकर ग्रो करना पड़ेगा। ऐसे में जब मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों में ग्रो होती हैं और इनमें निवेश करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सो इस छोटी सी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किन बातों पर हमें फोकस रखते हुए स्टॉक्स की वॉच लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से, तो यहाँ पर किसी भी स्टॉक के लिए बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो यहाँ पर पहली और इम्पॉर्टेंट बात, एज एन इन्वेस्टर हमें ये समझना होगा कि जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड है हमारी बेस्ड ऑन सर्टेन मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या वो लार्ज कैप, क्या वो मिड कैप, क्या वो स्मॉल कैप कैटेगरी में जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप कंपनियां मोस्टली दो तरीके होते हैं फिगर आउट करने के कि लार्ज कैप कंपनियां कौन सी हैं। पहला तरीका होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर। तो जनरली जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ उससे ज़्यादा है तो उनको हम लार्ज कैप कंपनियां रिगार्ड करते हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको हम मिड कैप कंपनियां बोलते हैं। और जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम स्मॉल कैप के बारे में डिस्कशंस क्यों नहीं कर रहे हैं, हम मिड कैप के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए स्मॉल कैप कंपनियाँ वो कंपनियाँ होती हैं जिनमें की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने आप को प्रूव करने के फेज में होती हैं। मिड कैप कंपनियां ऑलमोस्ट अपने आप को प्रूव करके दूसरे फेज में जा चुकी होती हैं। ऐसे में यहाँ से अगर उनके पास सस्टेनेंस ग्रोथ पाथ है और बेटर मैनेजमेंट क्वालिटी है तो जो इनका एक्सपेंशन फेज चल रहा होता है उन एक्सपेंशन फेज की वजह से ग्रोथ पोटेंशियल खासतौर पे उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम किन बातों पर फोकस करेंगे, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनको कि हम ध्यान में रखेंगे। तो ये पैरामीटर्स इन एंड अराउंड है सेल्स, इन एंड अराउंड है प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल रिटर्न्स, कि ये अपने इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड पर कैसे रिटर्न्स जनरेट करते हैं, एंड ओवरऑल डेट क्या है कंपनी के पास। जब भी कभी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी की या किसी भी स्टॉक की तो वहाँ पे कंपनी के पास डेट अगर बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस क्या होता है, कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फोकस कर रही होती है डेट को क्लियर करने में। ऐसे में वो ग्रोथ पाथ पर फोकस नहीं कर सकती है। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि मिड कैप कैटेगरी में तो पहुंच चुकी होती हैं लेकिन फिर भी उनके पास डेट का बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया का हमने सभी ने एग्जांपल देखा हुआ है। लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद उसमें क्या रहता है कि 5,000 6,000 करोड़ का तो उनको हर साल जो इनके एजीआर हैं उन पे इंटरेस्ट देना होता है। तो ऐसे में कंपनी के पास डेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा एक फैक्टर रहेगा डेट का भी, और साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ रेट है उसका भी हम फैक्टर यहाँ पे ले रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया है कि ये मिड कैप कंपनियाँ हो। मिड कैप कंपनियों के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से कम हो। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ बेसिकली हमने कंपनियों, ऐसी कंपनियों का लिया जिनमें कि 20% या उससे ज़्यादा रही हो पिछले 5 सालों में। अब पिछले 5 सालों में का मतलब ये है कि उनका एवरेज ट्रैक रिकॉर्ड बेटर रहा हो, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे 20% या उससे ज़्यादा रहा हो, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों का 20% या उससे ज़्यादा रहा हो, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज पिछले 5 सालों का वो भी 20% या उससे ज़्यादा रहा हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ रेट है हमने यहाँ पे 10% या उससे ज़्यादा का लिया है। तो ये बेसिक यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को हमने लिया है कंपनियों की वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सी वो सेक्टर्स हैं या थीम्स हैं जिनमें कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो ऐसा एक थीम है डिफेंस सेक्टर का, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंपनी हमने यहाँ पे ली है डिस्कशन के लिए जो कि है जेन टेक्नोलॉजीज। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये क्या करती है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, ये जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिफेंस सेक्टर के लिए है या नहीं, तो इसका स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कभी भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं स्टॉक्स की
तो उसमें बिजनेस कंपनी का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है दूसरा पैरामीटर जो हमने लिया था कि उनकी सेल्स ग्रोथ रेट और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट क्या रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पे क्वार्टरली में रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईबिटा ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ पाथ पे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इस चीज को नलीफाई करने के लिए हमने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डाटा ना लेके हमने ईयर ऑन ईयर का लिया। ऐसा होता है कभी कभी कि भाई एक साल में मान लीजिए परफॉर्मेंस बेटर नहीं रही है, बट ऑन एन एवरेज 5 सालों का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक होना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट में होता है। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हमने देखा है राइट, कि कोई बैट्समैन बहुत अच्छा है खेलने में, लेकिन हो सकता है कि वो पहली बॉल पे आउट हो जाए, हो सकता है वो किसी मैच में 5 ही रन बना के आउट हो जाए। तो उसका ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि उसका जो एवरेज बैटिंग का रिकॉर्ड है 100-150 मैच या जितने भी उसने खेले हो, तो उसमें एवरेज परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी और एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ ही साथ एवरेज सेल्स ग्रोथ रेट एंड एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट को कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जेनटेक का देखें तो सेल्स ग्रोथ रेट 2019-2020 के बाद यहाँ पे आप देखिए तो किसी साल में यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली, बट ऑल इन ऑल यहाँ पे देखें तो आपको एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स ग्रोथ रेट में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर बुक क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो ऑर्डर बुक से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में उसके पास पर्सपेक्टिव्स क्या हैं ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट करने के। तो यहाँ पे देखें तो एज ऑन 1 जुलाई 2025 करीब करीब 754 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी फॉरेन लेवल पे क्या बिजनेस कर रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट जो है 120 करोड़ के आसपास है ऑर्डर बुक इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक, एंड 554 करोड़ के आसपास यहाँ पे डोमेस्टिक ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल करीब करीब 675 करोड़ के आसपास यहाँ पे ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी थीम के बारे में। तो दूसरी थीम जिसपे गवर्नमेंट फोकस करती है वो है सोलर। यहाँ पे शक्ति पंप्स की अगर हम बात करें, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये क्या मैन्युफैक्चर करती है, सोलर पंप्स एंड साथ ही साथ सोलर रूफटॉप्स, और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए यहाँ पे मोटर्स एंड कंट्रोलर्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इस सभी की जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस की डीप स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम शक्ति पंप्स का यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये फर्दर मोटर्स हो गया या कंट्रोलर्स हो गया या ईवी चार्जर्स हो गया, ये मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सोलर रूफटॉप के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेसिकली वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ये सिंगल फेज एंड 3 फेज के लिए भी इन्वर्टर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे रेवेन्यू में देखें तो ईयर ऑन ईयर 83% के आसपास ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है, एबिटा में यहाँ पे 24% के आसपास ग्रोथ रेट, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें करीब करीब 16% के आसपास हमें प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। ठीक, इनका ऑर्डर बुक देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल करीब करीब 13,000 मिलियन रुपीस के आसपास इनके पास ऑर्डर बुक है इन सभी बिजनेसेस में जहाँ पे ये बिजनेस करते हैं। तो ऑर्डर बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को हमें ध्यान में देके चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें अगले थीम के बारे में अगर हम बात करें तो ईवी तो है ही, ईवी के साथ ही साथ ऑटो सेक्टर भी आ जाता है यहाँ पे, जिसपे भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो यहाँ पे देखें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रेट शारदा मोटर का 10 सालों का 12% के आसपास रहा है। अब 10 सालों का अगर हम ले लेते तो यहाँ पे 15-20% का जो हमने सेल्स ग्रोथ रेट लिया है यहाँ से वो निकल जाती है पर्टिकुलर कंपनी, लेकिन हमने 5 सालों का लिया है तो 27% के आसपास यहाँ पे है 5 सालों का। 3 सालों का ले लेते तो अगेन यहाँ पे निकल जाती। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कंपनीज हैं, तो ये मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बातें बता रहा हूँ ताकि आप सीखें एंड इसको अपने ओवरऑल एनालिसिस में इस्तेमाल करें, यानी कि डू योर ओन रिसर्च। हमेशा किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं। चलिए यहाँ पे अगर हम अगेन जाए प्रॉफिटेबिलिटी पर, तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 5 सालों का 40% के आसपास ग्रोथ रेट रहा है, 3 सालों का 22% एंड 10 सालों का यहाँ पे 23% के आसपास रहा है शारदा मोटर लिमिटेड का। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके बिजनेस वर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं। साथ ही साथ
ऑटो सेक्टर में कौन से वो सेगमेंट्स हैं जिनको कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड कौन से इनके प्रोडक्ट नीश हैं। अब ये जो प्रोडक्ट नीश होते हैं किसी भी कंपनी के, अब जो सेक्टर है उस सेक्टर के, मान लीजिए ये पर्टिकुलर सेक्टर है, इस सेक्टर में ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये प्रोडक्ट्स क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लायंट होंगे, इसका स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका काम है इन सभी को स्टडी करना एंड देखना कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लायंट हैं या नहीं, और कमेंट करके आके जरूर बताइएगा कि क्या ये है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईबिटा में थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिली थी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत आपको डिक्लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, सो ये 18 कंपनीज यहाँ पे स्क्रीनर पर ये 18 कंपनीज निकल के आ रही हैं। अब ये 18 कंपनीज का मैं आपको नाम तो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लाइव प्राइसेस हैं वो एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस में आपको नहीं दिखा सकता हूँ। जो भी सेबी के रेगुलेशंस होते हैं फॉलो करने की कोशिश हो रही है। हमने 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ डिलीट की, क्यों डिलीट की हमें आज तक नहीं पता है कि क्या गलतियाँ थी हमारी वहाँ पर, बट डिलीट की करनी पड़ी। अब धीरे धीरे जो भी हमें रूल्स या रेगुलेशंस पता चल रहे हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आप भी इस बात को समझे, अनसब्सक्राइब ना करें। तो नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलिए।